राम भक्तों की लंबे समय से आस्था रही है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, ये भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उतना ही खूबसूरत माता सीता का मंदिर हम लोग सीतामढ़ी में भी बनाए। पर जिस तरीके से बयानबाजी होती है और सनातन को आए दिन टारगेट करना जो एक फैशन बनता जा रहा है और जिसमें प्रमुख भूमिका तमाम इंडिया अलायंस के घटक दल निभाते हैं। राम मंदिर को हर चुनाव में से मुद्दा बनाया गया, राम मंदिर निर्माण को लेकर तरह तरह की बातें कही, पर हकीकत है कि इसको लेकर सांप्रदायिकता तो खूब फैलाई गई, पर कभी भी इसके निर्माण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बल्कि आगामी 22 तारीख अल्लाह की मूर्ति की वहाँ पे स्थापना की जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा उसकी की जा रही है। इसको भी लेकर अब अलग अलग तरीके की राजनीति हुई। सनातन पर टिप्पणी के लिए लगातार जो लोग सनातन पर हमला कर रहे हैं उन तमाम लोगों को चिराग पासवान जवाब दे रहे थे और राम मंदिर का ये जो वहाँ पर रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है 22 तारीख को, उसको लेकर भी कई बातें कह रहे थे, निमंत्रण आमंत्रण को लेकर भी कई बातें कह रहे थे। उसी के नियमित अभी सुनेंगे कि किस प्रकार से जो भी टिप्पणी करते हैं मंत्री या जो भी तमाम लोग सनातन धर्म पर और सभी धर्मों को कैसे सम्मान किया जाए या क्या कुछ, उन तमाम बातों को लेकर चिराग पासवान ने पहली बार इतनी स्पष्टता से कई बातें की है। सुनेंगे तमाम बातें इस वीडियो में। नव वर्ष की शुरुआत के साथ पुनः बिहार में हत्याओं का, अपराध का पुनः ग्राफ चढ़ने लगा और उस पर पुनः एक बार हमेशा की तरह मेरे मुख्यमंत्री खामोश दिखाई दिए। सिर्फ और सिर्फ राजनीति तमाम ऐसे विषयों को लेकर होती है जिस पर चर्चा तक सार्वजनिक तौर पर करना मेरे हिसाब से उचित नहीं। ये एक ऐसा साल है जो दो कारणों से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ यकीनन एक तरफ देश में चुनाव है, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इस साल में होने वाला एक इवेंट है, और उसी के साथ ये साल एक ऐतिहासिक साल है क्योंकि इस साल सदियों से लंबित एक सपना, देश की एक बड़ी आबादी का एक सपना इस साल की शुरुआत में पूरा होने जा रहा है। राम भक्तों की लंबे समय से आस्था रही है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण। अफसोस इस बात का रहा कि इस विषय को लेकर दशकों से सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर राजनीति होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। राम मंदिर को हर चुनाव में से मुद्दा बनाया गया, राम मंदिर निर्माण को लेकर तरह तरह की बातें कही, पर हकीकत है कि इसको लेकर सांप्रदायिकता तो खूब फैलाई गई, पर कभी भी इसके निर्माण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पर आज जब ठोस कदम उठा लिया गया है और न सिर्फ मंदिर का निर्माण कार्य पूरा है, बल्कि आगामी 22 तारीख देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन किया जा रहा है, रामलला की मूर्ति की वहाँ पे स्थापना की जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा उसकी की जा रही है। इसको भी लेकर अब अलग अलग तरीके की राजनीति हुई। एक लंबा समय तो पहले इसके निर्माण को लेकर राजनीति हुई, अब इसके उद्घाटन को लेकर राजनीति हो रही है। किसको निमंत्रण दिया जा रहा है, किसको निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है, और ये मेरी समझ के परे है कि बिहार के नेताओं को, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए भैया, हम लोग माता सीता के प्रदेश से आते हैं, सीतामढ़ी हमारे ही प्रदेश का हिस्सा है, हम लोग को तो और खुश होना चाहिए कि एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उतना ही खूबसूरत माता सीता का मंदिर हम लोग सीतामढ़ी में भी बनाए। पर जिस तरीके से बयानबाजी होती है और सनातन को आए दिन टारगेट करना जो एक फैशन बनता जा रहा है और जिसमें प्रमुख भूमिका तमाम इंडिया अलायंस के घटक दल निभाते हैं, ये हम लोग की समझ के परे। कभी सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों के साथ जोड़कर उसके खात्मे की बात की जाती है साउथ की पार्टियों के द्वारा, उस पर इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल खामोश रहते हैं। और हद तो तब पार हो जाती है जब बिहार के ही क्षेत्रीय दल के नेता और इनके मंत्री एक के बाद एक विवादित बयान देते हैं। इनके शिक्षा मंत्री, जिनका काम शिक्षा विभाग को बेहतर करना है, वो कुछ समय पहले कहते हैं कि भैया रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, इसको जला देना चाहिए। कल वो कहते हैं कि मंदिर गुलामी का रास्ता है, जबकि हकीकत है कि पूर्णता, और मैं सिर्फ हिंदू धर्म की ही बात नहीं कर रहा, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी धर्म हो, ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत आस्था का विषय है। ये मेरे और मेरे भगवान के बीच की बात है, ये एक व्यक्ति और उसके आराध्य के बीच की बात है। इसमें किसी राजनीतिक दल, किसी राजनेता का इसमें क्या लेना देना भैया?
और क्या बिहार के शिक्षा मंत्री और इन नेताओं को, इन महागठबंधन के लोगों ने सिर्फ इस तरीके की बातें कहने के लिए रखा है? क्या असर पड़ेगा आने वाली पीढ़ी पर इसका? देश ने एक लंबा दौर देखा है जहां पे सांप्रदायिकता की आग लगाकर देश को जलाने का भी काम किया गया। और मैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, मैं सिख दंगों की भी बात कर रहा हूं, मैं विभिन्न और दंगों की भी बात कर रहा हूं। उससे क्या हासिल हुआ किसी को? क्या देश का इंफ्रास्ट्रक्चर उससे बढ़ गया? क्या देश की इकोनॉमी उससे बेहतर हो गई? क्या देश हमारा विकसित देशों की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया? किसी को क्या हासिल होता है इस बंटवारे की राजनीति से? और ऐसे में जब एक प्रदेश का मंत्री इस तरीके के बयान देते हैं, क्या ऐसे मंत्री को ऐसे पद पे रहना चाहिए? और वो भी शिक्षा मंत्री, जिनकी जिम्मेदारी अपने शिक्षा विभाग को बेहतर करने की। हम सब बिहारी दिल पर हाथ रखकर बोलें कि 19 साल से ये प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लंबे समय से जिस दल के ये नेता हैं, जिस दल से ये मंत्री बने हुए हैं, लंबे समय से उस दल को भी प्रदेश का नेतृत्व करने का मौका मिला, राष्ट्रीय जनता दल को। क्या बिहार विकसित राज्य बन गया? क्या इन लोगों ने शिक्षा में तमाम जरूरी सुधार इन लोगों ने कर दिए? कल हम बछवाड़ा गए थे, वहां पे 9 घरों में आग लग गई, 4 लोग वहां पर जलकर मर गए, जिसमें से एक 8 महीने की गर्भवती महिला भी थी, वो तक उसमें जलकर मर गई। इन मंत्रियों के पास उतनी फुर्सत तो है नहीं कि ये लोग वहां पर जाएं, उन पीड़ित परिवारों से जाकर मिले। पर जब हम बछवाड़ा में वहां पर गए, वार्ड नंबर 9 में, वहीं पर जहां उस परिवार से हम मिल रहे हैं, ठीक पीछे एक विद्यालय था। कल हम अपने सोशल मीडिया हैंडल पे भी हम उसका वीडियो डालें। टीन का ऊपर वो छप्पर डला हुआ है, उसके नीचे जमीन पर ठंड के समय में जमीन पर बच्चे बैठकर वहां पे पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। क्या हमारे शिक्षा मंत्री को बिहार की ये दुर्दशा नहीं दिखती है? क्या शिक्षा मंत्री की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो जाएं, कम से कम वहां पे भवन तो बनवा दें? कौन नहीं जानता भैया कि बिहार में शिक्षा के क्या हालात है? और यही कारण है कि आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। अगर बिहार में अगर ये व्यवस्था होती तो क्यों मेरे बच्चे बाहर जाते पढ़ाई करने के लिए? क्यों दूसरे प्रदेशों में जाते कॉलेज या हायर एजुकेशन के लिए? बिहार नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसमें हम लोग फख्र गर्व करते नहीं थकते थे, आज भी G20 देशों का समिट होता है, तमाम देशों के राष्ट्र अध्यक्ष आते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री उनके साथ तस्वीर नालंदा यूनिवर्सिटी के बैकड्रॉप के सामने खिंचवाते हैं। और उस राज्य में शिक्षा व्यवस्था ये है, और ये शिक्षा मंत्री अपना ही ज्ञान दे रहे हैं। इतना ही ज्ञान इनके पास है तो किसी दूसरे धर्म के जाके धर्मगुरु क्यों नहीं बन जाते? पर इस तरीके के विवादित बयान देना सिर्फ और सिर्फ लोगों की भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों की आस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि कतई सही नहीं, जिसको कतई ही सही नहीं ठहराया जा सकता। और इस आपत्ति को दर्ज कराना जरूरी है। और जो लोग इनका साथ देते हैं, लोगों के पेट में पता नहीं किस बात का दर्द उठा हुआ है भैया। राम मंदिर निर्माण को लेकर अलग अलग बौखलाहट आ रही है। कोई बोलता है किसी की शादी, किसी के बाप का श्राद्ध थोड़ी हो रहा है कि हम लोग वहां पर जाएंगे। कोई बोलते हैं कि अस्पतालों की जरूरत है। भाई बिल्कुल सही बोलते हैं, अस्पतालों की जरूरत है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट सबसे पहले कहता है कि अस्पतालों की जरूरत है देश को, पर देश से ज्यादा बिहार को जरूरत है अस्पतालों की। बिहार के अस्पतालों के हालात जाकर देखिए। शिक्षा की तो बात हम लोगों ने की, जाकर देखिए अस्पतालों में, बिहार के गांव में जाकर देख लीजिए। आप सब जिस जिस गांव से आते हैं, आप में से अधिकांशों के गांव में हम गए, अपने ही गांव में आप देख लीजिए क्या हालात हैं वहां पे अस्पतालों की। उपकरण तक नहीं है। कितने अस्पताल तो ऐसे जहां पे बीपी तक जांचने की मशीन नहीं है, एक थर्मोमीटर आपको नहीं मिलेगा। ये है बिहार के अस्पतालों के हालात। इनको अयोध्या में इनको याद आ रहा है भैया कि अस्पताल बनना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार है भैया, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो कि अच्छा कार्य कर रहे हैं। पर बिहार में बताइए ना, बिहार में है क्या ऐसे अस्पताल जिसपे हम लोग कर सके? बिहार में है ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसपे हम लोग कर सके? और उसपे इस तरीके के विवादित बयानों पे बयान, एक के बाद एक इस तरीके के बयान देने का ये लोग काम कर रहे हैं। जबकि आज की तारीख में जिम्मेदारी इनकी बिहार में बढ़ते अपराध को रोकने की होनी चाहिए। इनकी जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की होनी चाहिए। कल हम नवादा गए, जहाँ पे शहीद चंदन, उनके परिवार से हम जाकर मिले। क्या अब मुख्यमंत्री जात पात देखकर शहीदों का भी सम्मान करेंगे? क्या शहीदों के लिए भी उनकी जाति देखी जाएगी, उनका धर्म, उनका मजहब देखा जाएगा? आप सब लोग गए होंगे उसके घर पर, शहीद चंदन जी के घर पर।
टिन के घर में, टिन की छत के नीचे उनका परिवार है। क्या इसके लिए उसने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया? क्या हम लोग इतना तक नहीं कर सकते कि एक शहीद के परिवार को उनके जाने के बाद उनके परिवार को एक सम्मानजनक जिंदगी दे सके? क्या इतना करना किसी सरकार के लिए बहुत कठिन कार्य है क्या? कितनी लागत लगेगी भाई उसमें? और उसमें आपको लागत क्या लगानी? केंद्र सरकार की योजनाएं, उसके तहत भी आप प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी आप कर सकते हैं। डीएम से हम बात किए, डीएम बोलते हैं इसके लिए कोई योजना नहीं है हमारे पास। क्या सरकार एक शहादत को सम्मान देने के लिए भी योजना का इंतजार करेगी? हम लोग इतना नीचे गिर गए हैं। उनके बूढ़े पिता हैं, उनको नहीं पता कि आने वाले दिनों में उनका रहन सहन, गुजर बसर कैसे होगा, नहीं पता। कितना मुश्किल है उनके परिवार में से किसी एक आश्रित को सरकारी नौकरी देना। 10 लाख नौकरी देंगे तो फलाना देंगे, ढिमकाना देंगे। एक शहीद परिवार के सदस्य को आप नौकरी नहीं दे पा रहे, उसका आप घर बनवा कर आप नहीं दे पा रहे। भाई हम लोग तो कर रहे हैं, इससे पहले कि आप लोग ये सवाल करें, हम लोग कर रहे हैं। जितनी आर्थिक मदद है वो भी हम करके आए। आने वाले दिनों में उनके घर के निर्माण को लेकर भी जितना खर्चा लगेगा वो भी हम लोग करेंगे। पर हमारी सीमाएं हैं, पर सरकार के पास तो ऐसी सीमाएं नहीं है ना। वो तो चाहे तो बहुत बेहतर व्यवस्था उनके लिए कर सकते, पर ये सोच नहीं है, ये नीयत नहीं। अभी मेरे मुख्यमंत्री को बोल दीजिए भैया कि इंडिया अलायंस की एक बैठक है, संभवतः आपको संयोजक बनाया जाएगा, नंगे पांव दौड़े हुए जाएंगे उस बैठक में। देश का, दुनिया के किसी कोने में वो बैठक बुला लीजिए। जूम ऐप नहीं चलाना आता होगा तब भी सीख कर वो उस ऐप पे जाकर बैठेंगे। ये सोच है मेरे मुख्यमंत्री। पर यहीं से नवादा कितना दूर है भैया? नहीं जाएंगे उनसे। यहाँ से बछवाड़ा कितना दूर है? गर्भवती महिला, सोचिए, मतलब वो पीड़ा का आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। 8 महीने की जलकर वो मर जाती है और उनका परिवार ठंड के इस समय में, मेरे मुख्यमंत्री सर्वर सब ढक के निकलते हैं ना जब उनको ठंड लगता है, वो परिवार बिना छत के पिछले 1 हफ्ते से वहां पर सोने के लिए मजबूर है। घर पूरा जल गया है, चूल्हा जल गया है, तो खाना बनाने की व्यवस्था नहीं। प्रशासन इतना नहीं कर सकता कि 2 वक्त खिचड़ी ही बना के दे दे, दाल चावल ही बना कर दे दे। नहीं, एक त्रिपाल ही लगा दे वहां पर कि ठंडी हवा से कम बच जाए। नहीं, ये बिहारियों के प्रति मौजूदा सरकार की सोच है। और इन लोगों को चुनाव लड़ना, भागे हुए जाते हैं इनके घटक दल के नेता सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में चर्चा करने की। दिल्ली में चर्चा इनके लिए महत्वपूर्ण है। बिहारी ठंड में जल रहे, ठंड में मर रहे, उनसे इनको फर्क नहीं पड़ता। छोटे छोटे बच्चे ठंड की चपेट में आके मर, कितने रैन बसेरा इनके द्वारा बनाए गए, कितनी जगह इंतजाम इनके द्वारा किए गए। कल ही सोनो में एक छोटा बच्चा मर गया वहां पे ठंड से। क्या व्यवस्था ये लोग कर? और कोई नई बात है क्या? 19 साल के मेरे मुख्यमंत्री को ये नहीं पता? 19 साल में उनकी आयु की बात नहीं कर रहा, उनके मुख्यमंत्री की बात कर रहा। 19 साल से मुख्यमंत्री के पद पर है। क्या 19 साल के मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि ठंड का मौसम कब है, बरसात का मौसम कब है, लू कब चलेगी, गर्मी कब आएगी? उसके लिए क्यों नहीं पहले से व्यवस्था की जाती है, पहले से इंतजाम किए जाते हैं? एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट कि आज की तारीख में कोई इस पर चर्चा तक नहीं करता। चर्चा हो रही है तो सिर्फ सीट बंटवारे को लेकर, चर्चा हो रही है तो मेरे मुख्यमंत्री के संयोजक बनने को लेकर, चर्चा हो रही है तो इस बात को लेकर कि खरमास के बाद क्या होगा। क्या 15-16 तारीख को हम लोग कोई नया समीकरण देखने वाले हैं? क्या भीतर भीतर मेरे मुख्यमंत्री, क्योंकि इसके बाद ये सारे पूरक प्रश्न आप के द्वारा आएंगे, मैं पहले ही शुरू कर दूं इन सवालों की जड़ कि क्या 16 के बाद कोई खेल होने वाला है? क्या मेरे मुख्यमंत्री फिर पाला बदलने वाले? सिर्फ इन बातों को लेकर चर्चा हो रही है। पर आम बिहारी जो आपके मतदाता हैं, जो आपके लिए कल को जाकर वोट करेंगे, वोट बैंक की ही राजनीति अगर आप करते हैं तो कम से कम उस वोट को तो साधने का काम करे मौजूदा सरकार। कम से कम सुख दुख की घड़ी में उनके साथ तो खड़ा होने का काम करे। आए दिन भैया हम लोग बिहार के हर एक जिले, बिहार के हर एक कोने में हम लोग जाने का हम लोग काम करें, और प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जाए। प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्या सुनी जाए। और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जिस लक्ष्य के साथ हम लोग निकले, उसमें आए दिन उसमें हम लोग संशोधन करते हैं, आए दिन संशोधन करते हैं। आप यकीन नहीं मानिएगा, हमारा बैक ऑफिस हमसे परेशान हो गया कि भैया अभी हम लोग 5000 कॉपी प्रिंट करवाए, फिर आप इसमें 2 चीज़ें जोड़ दें। ये अनुभव है, और ये अनुभव तब आता है जब आप गांव देहातों में जाते हैं। हकीकत है, हिंदुस्तान गांव में ही बसता है, और जब तक आप गांव में नहीं जाइए, जब तक आप गांव से नहीं जुड़िएगा, आप देश की, आप बिहार की तकलीफों को आप नहीं समझ पाएंगे। और मेरे मुख्यमंत्री एक अनन्य मार्ग से निकलना ज़रूरी नहीं समझते।
आखिरी बार कब गए थे ये किसी दौरे पर? आखिरी बार कब गए थे किसी ऐसे कार्यक्रम में जहाँ पे ये बिहार आम बिहारियों से मिले, बिना किसी वाइट मास्किंग के, बिना गंदगी इनके सामने से छुपाए हुए, बिना सिर्फ उन्हीं लोगों के इनके सामने लाए हुए जो इनके गुणगान की बातें करें। बहरहाल ये मेरे मुख्यमंत्री के कार्यशैली का हिस्सा रहा होगा। आने वाले दिनों में बिहार की जनता इनको जवाब देगी, और ये बात तो तय है। और ये मैं इसलिए नहीं कि एनडीए गठबंधन का हम लोग हिस्सा हैं, ये बात तय है कि आने वाले समय 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, बिहार में महागठबंधन, हमको नहीं पता इनका एनडीए अलायंस बनेगा कि नहीं बनेगा, पर कम से कम महागठबंधन चलेगा। इतना जरूर तय है कि महागठबंधन एक भी सीट बिहार में नहीं जीतेगा। 2019 में जरूर किशनगंज की एक सीट ये लोग जीतने में लोग कामयाब रहे थे। इस बार 40 की 40 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगा, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और मेरा ये दावा बिहार में हर एक जिले में, परसों हम लोग का मधुबनी में कार्यक्रम था, वो तस्वीरें आप लोगों ने देखी। जिस तरीके से इस ठंड के बावजूद जिस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को समर्थन मिला, अभी 16 तारीख को हम लोग का हाजीपुर में कार्यक्रम है, और यकीनन अभी तक के पार्टी के सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम होगा। हम टिपिकल पॉलिटिकल लैंग्वेज में वैसा नहीं बोलेंगे कि ऐतिहासिक कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे दावे कर चुके हैं ऐतिहासिक कार्यक्रमों की और उनकी पोल भी खोल। पर यकीनन पार्टी के जितने ऐसे बड़े कार्यक्रम हैं उनमें से बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग 16 तारीख को हम लोग हाजीपुर में करने जा रहे हैं। अक्षयवट राय स्टेडियम में ये कार्यक्रम 16 तारीख को निर्धारित हुआ है। 12:15 बजे इस कार्यक्रम का समय रखा गया है। प्रदेश के और राष्ट्रीय तमाम नेताओं ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हाजीपुर लोकसभा में, वैशाली जिले में वहाँ पे काम करना शुरू किया है, और एक भव्य तरीके से इस कार्यक्रम को स्वरूप देने का प्रयास है। और मैं मानकर चलता हूँ कि ये बड़ा कार्यक्रम होगा। इससे पहले कि आप लोग पूछें कि क्या मैं वहाँ पे कोई शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहा हूँ, या मैं वहाँ पे एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से कोई दबाव की राजनीति करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ये सारे पूरक प्रश्न आएंगे, जवाब मैं पहले ही दे देता हूँ। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। हाजीपुर मैंने बार बार कहा है, मेरा परिवार है। जब से मैंने होश नहीं भी संभाला था, जब से मुझे राजनीति नहीं भी पता थी कि क्या होता है नहीं होता है, अपने पिता की उंगली पकड़कर हाजीपुर में जाता रहा हूँ। तो हाजीपुर कभी भी मेरे लिए कोई शक्ति प्रदर्शन का या किसी बात को सिद्ध करने का क्षेत्र कभी नहीं हो सकता। हमेशा से वो मेरा परिवार रहा है। जैसे जमुई मेरा परिवार है, पर जमुई होश संभालने के बाद, कार्य से जुड़ने के बाद मैं जमुई गया और उसके बाद वहाँ से वो रिश्ता जुड़ा। पर हाजीपुर से ये रिश्ता बचपन से रहा है, और उसी रिश्ते को और मजबूत करने की कड़ी 16 तारीख का ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित करें।